नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं लोकवाणी हिंदी विषय इससे दूसरा लेसन पहली इकाई से लेकर आई हूँ। जो लेसन है झुमका, इसे लिखा हुआ है सुशील सरीफ जी ने। ठीक है, हम अब देखते हैं इसको। इसके आज हम क्या करने वाले हैं, पाठ के आंगन में और पाठ से आगे, यानी इस पाठ में, इस लेसन में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज हम देखने वाले हैं। तो हम जैसे ही इस लेसन को खोलते हैं झुमका, हमको पहला क्वेश्चन यहीं पर मिल जाता है कि शिक्षित स्त्री प्रगत परिवार, इस विधान को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपको निबंध के रूप में लिखने को आ सकता है, स्वमत के रूप में लिखने को आ सकता है, शॉर्ट नोट के रूप में भी लिखने के लिए आ सकता है। इसलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको कोई बड़े बड़े नोट्स लिखकर किसी चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके पॉइंट्स बना के रख लीजिए और उस पॉइंट को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए। यही सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम अपने विचारों को किस तरीके से उसके अंदर फिट बैठा पाते हैं इन सारे पॉइंट्स के अंदर, और उसी के लिए जो है हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स फिर मिल पाते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, शिक्षित स्त्री प्रगत परिवार। सबसे पहले तो हमको इस लाइन का अर्थ समझ में आना चाहिए। शिक्षित स्त्री यानी पढ़ी लिखी औरत, और प्रगत परिवार यानी उससे परिवार की प्रगति हो, है ना। तो इसको कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, तो पहला तो स्त्री परिवार की धुरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्त्री क्या है, परिवार की धुरी है। क्यों वो धुरी हमने उसको कहा है, क्योंकि पूरा परिवार जो है उसी के आसपास घूमता रहता है ना। वह जो है परिवार की धुरी है। मुख्य व्यक्ति, मुख्य पर्सन वो परिवार का है। वह क्या करेगी, अगर वह शिक्षित होती है, एक शिक्षित स्त्री बच्चों को शिक्षा दे सकेगी, यानी अगर स्त्री शिक्षित होगी वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेगी, घर का प्रबंधन कार्य अच्छे से कर पाएगी। अगर वह पढ़ी लिखी है तो उसको घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आ जाएगा, है ना। हर कार्य को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएगी। तो यहाँ पढ़े लिखे होने का यह भी एक महत्व समझ में आ रहा है हमको। ये बच्चों को जो शिक्षा दे सकेगी ये तो हमें समझ में आ रहा है। साथ में घर के कार्यों का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे से कर पाएगी। उसके बाद में अपने अधिकार व कर्तव्य के प्रति वह सजग रहेगी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी है, जिसको कि अगर वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो क्या है, उसको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं। लेकिन अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो उसे अपने सारे अधिकार मालूम होंगे, हक मालूम होंगे, और वह उन अधिकारों को ले सकती है, आसानी से प्राप्त कर सकती है ना। तो उसे अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों की अच्छे से जानकारी होगी। जैसा कि कहा जाता है कि एक स्त्री जो होती है वो अगर पढ़ लिख जाए तो एक परिवार ही नहीं, वो समाज और देश को भी पढ़ा देती है ना, उसका भी भला कर देती है। तो यहाँ पर हम वही कहना चाहते हैं कि एक स्त्री अगर पढ़ जाए तो वो परिवार को शिक्षित कर देती है। जब परिवार शिक्षित हो जाता है तो समाज भी शिक्षित हो जाता है, और जब समाज शिक्षित हो जाता है तो देश की उन्नति में सबका सहयोग हो जाता है। तो देश भी क्या होता है, देश की भी उन्नति होती है और देश भी जो है शिक्षित हो जाता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि स्त्री जो है शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और आज का समय तो ऐसा है कि अगर स्त्री शिक्षित हो तो वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती है। इसलिए अगर स्त्री पढ़ी लिखी हो तो उस परिवार की प्रगति बिल्कुल निश्चित है ना। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है हमको। सबसे पहला कि मौलिक सृजन, ये मौलिक सृजन में दिया है ना। यानी हम समाज के लिए, समाज हमारे लिए विषय पर विचार कीजिए। तो विचार व्यक्त कीजिए, यानी ये भी स्वमत आ गया है ना। तो हम समाज के लिए और समाज हमारे लिए, देखिए ये मतलब जो हम समाज के लिए और समाज हमारे लिए, तो समाज जो है एक ही सिक्के का दो पहलू है ना। एक ही सिक्के के दो पहलू है ये। क्योंकि मनुष्य क्या है, सबसे पहली बात तो मनुष्य जो है समाज के बिना रह ही नहीं सकता। वह मनुष्य जो है वह सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के वह नहीं रह सकता है। समाज में रहकर व्यक्ति का विकास होता है। अगर वो सबके साथ मिलकर रहता है, सबके परिवार के साथ रहता है, वह समाज के साथ रहता है, वह लोगों के साथ मिलकर रहता है, तो उससे उसका विकास ही होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज के अंदर हम कई तरीके की गलतियां निकालते हैं। अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे उसने वैसा कर दिया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं पहले स्वयं को बदले फिर समाज को बदले। यानी अगर आपको समाज में कुछ गलत बात दिखाई दे रही है तो पहले आप स्वयं को बदलने का कोशिश करें। कहीं आप भी उसी में से तो नहीं है कि जिसके कारण से वो बिगड़ा हुआ है कोई चीज़। तो पहले स्वयं को बदल लो, फिर समाज को बदलने निकलो, है ना। ये यहाँ पर कहा गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यानी हमको अगर समाज के लिए हमें और हमारे लिए समाज है, तो फिर हमको समाज के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य है उसका भी पालन करना चाहिए। अगर हम अपने तरफ से कर्तव्यों का पालन अच्छे से करेंगे तो हमारे समाज में क्या होगा,
समाज का उत्थान होगा, समाज का विकास होगा, और फिर उस समाज में अगर हम रहेंगे तो उन्नत समाज में रहने से हमारा भी विकास होगा। स्वार्थीपन छोड़ दे, यानी हर व्यक्ति जो स्वार्थ की डगर पर निकल पड़ा है, आज अगर उस स्वार्थीपन को छोड़ दिया जाए और समाज की उन्नति के बारे में विचार किया जाए, समाज के लिए विचार किया जाए, उसके भलाई के लिए विचार किया जाए, तो यहाँ पर हम कई परेशानियाँ जो है उसका जो हल है वो निकाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या, भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, लूटपाट को रोकना चाहिए, धोखेबाजी को दूर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है, भ्रष्टाचार, लूटपाट, धोखेबाजी, ये सारी चीज़ें जो है ये पूरे हमारे समाज को भ्रष्ट कर रही है, इस समाज को गंदा बना रही है, खराब कर रही है। तो हमें सबसे पहले इस चीज़ को बदलना चाहिए। इस चीज़ को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्वयं को बदलना चाहिए। कहीं हम स्वयं इसमें से किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। पहले हम स्वयं को बदलें, उसके बाद में हम समाज को बदलें। पारस्परिक सहयोग, यानी आपस में हमको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि समाज में हम सब साथ में रहते तो हमें एक दूसरे का जो है सहयोग करना चाहिए। सेवा, यानी हमें गरीबों की सेवा करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना चाहिए। ये कार्य और संगठन की भावना, यानी एकता में ताकत है, ये हमें दिखा देना चाहिए, उसकी भावना को सब में बनाए रखना चाहिए। ये यहाँ पर हम समाज के लिए और समाज हमारे लिए तभी सिद्ध होगा जब हम एकता के महत्व को समझ पाएंगे, संगठन की भावना को लोगों में जगा पाएंगे। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहीं पे बन जाता है इसी पेज नंबर 4 पर ही कि परिक्षेत्र पर आधारित कृतियाँ कीजिए। पहला इसमें है 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसमें है कमलाबाई की पगार। कितनी थी कमलाबाई की पगार? 200 रुपये। कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे, कहाँ रखे थे? पल्लू में बांध कर रखे थे। 100 शब्दों का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। तो देखिए हमने बनाई है 100 सुनार की 1 लुहार की, ये पहली कहावत। दूसरी कहावत बनाई 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो 100 ये शब्दों को हमने यहाँ पर प्रयोग में लाया है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे। इसमें भी हमने पॉइंट्स बना के रखे कि नौकर के महत्व को समझे। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें नौकर के महत्व को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए नौकर के महत्व को? क्योंकि अगर हमें यहाँ पे दिया कि अपने घरों में काम करने वाले काम करने क्यों आते हैं? क्योंकि हम कहीं बाहर काम करने जाते हैं, इसलिए घरों में वो काम करने आते हैं। तो हमारे कई ऐसे काम होते हैं जो बिल्कुल बहुत आवश्यक, अति आवश्यक हमारे घर के काम होते हैं, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, ये सारे काम ऐसे जिनके बिना हम कुछ भी आगे की क्रिया नहीं कर सकते हैं। इसलिए नौकरों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये तो हमारे अतिशय आवश्यक कार्य को करते हैं, है ना। तो उनके महत्व को हमें समझना चाहिए। वो आलतू फालतू इंसान नहीं, बल्कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंसान है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरा, उनका सम्मान करना चाहिए। उनको नौकर समझ के उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको हमारा मददगार समझ के हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नौकर न मानकर उन्हें अपना मददगार माने, यानी वो आपकी मदद के लिए आए हुए हैं, ऐसा समझकर आपको क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए। उसके लिए अपने दिल में मानवीयता की भावना रखना चाहिए। मानवीय व्यवहार करें, उसके साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए? मानवीय व्यवहार होना चाहिए, मनुष्य के समान व्यवहार होना चाहिए। उसके साथ में किसी भी तरह का बुरा बदसलूकी हमें नहीं करना चाहिए। फिर परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य माने, यानी नौकर को हमें अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के कई काम ऐसे होते हैं जो अगर वो ना आए तो हमारे कार्य ना हो। इतना महत्वपूर्ण सदस्य ये हमारे परिवार का बन जाता है कि इनके बिना हमारे कार्य नहीं हो पाते। तो फिर इन्हें हम क्यों ना अपने परिवार के सदस्य के समान माने और उसे परिवार के सदस्य के समान इज्जत दें और उसके साथ में अच्छे से पेश आए। तो मनुष्य के समान, मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए मनुष्य के समान किया गया व्यवहार जो है वो हमें नौकरों के साथ में करना चाहिए, है ना। उसके बाद में हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 5 पर दिया है, दहेज समाज के लिए एक कलंक है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो अब सबसे पहले तो दहेज क्या है आपको पता ही है। शादी में लड़की के पिता के द्वारा लड़की के लिए दिया गया धन या कोई भी सामान, स्वर्ण वगैरह जो भी कुछ है ना। तो सबसे पहले तो दहेज जो है वो एक प्रकार की कुप्रथा है ना, बुरी प्रथा है, बुरा रिवाज है। ऐसा रिवाज होना ही नहीं चाहिए, है ना, कि दहेज दिया जाए। इतना लड़की को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया, उसके बाद में उसके लिए दहेज क्यों दिया जाए? तो सबसे पहली बात तो ये कुप्रथा है, यानी दहेज समाज के लिए एक प्रकार का कलंक है। यह एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा हमारे यहाँ कई समय से प्रचलित है, चली आ रही है, ये हम लिख सकते हैं। दूसरा,
दहेज के कारण होने वाले अपराध, यानी दहेज देना और दहेज लेना एक प्रकार का अपराध भी है, क्योंकि दहेज लेने वाले लोग जो है वो इतने लालची होते हैं कि अगर उन्हें कम पड़ जाए तो इसके कारण कई प्रकार के अपराध हो जाते हैं। लड़कियों की हत्याएं कर दी जाती है या लड़कियां स्वयं आत्महत्या कर लेती है, इस प्रकार के अपराध इसमें हो जाते हैं, है ना। उसके बाद कन्या होना, अभिशाप, लड़कियां अपने आप को मतलब एक तो सबसे पहले तो माँ बाप, अगर उनके घर में लड़की का जन्म होता है तो वे उसे जो है अभिशाप मानते हैं और लड़की को उसी समय जो है गला घोंट कर मार डालते हैं, है ना। और दूसरी बात ये होती है कि लड़कियां स्वयं अपने आप को जो है बड़ी बदकिस्मत समझती हैं और वह अपने जो है आत्महत्या वगैरह करने तक के कदम उठा लेती है, क्योंकि उसे पता है कि दहेज देना पड़ेगा और मेरा पिता इतना जो है दहेज नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए वह जो है आत्महत्या के रास्ते को अपनाती है। और वह आत्महत्या के रास्ते पर क्यों जाती है, जैसे कि हमने उधर देखा कि वह अगर शिक्षित हो तो वह इस चीज़ को समझ पाएगी कि मुझे आत्महत्या न करते हुए बल्कि शिक्षा के आधार पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि मैं अपना स्वयं का जो है भविष्य निर्माण कर सकूं। चौथा है यहाँ पर उपाय। अब इसके लिए भाई क्या उपाय है, दहेज जो है समाज के लिए अगर कलंक है तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो शिक्षा, यानी लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए। जब लड़कियों को हम शिक्षित कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि वो स्वयं जो है इस चीज़ का विरोध करेंगे कि हम दहेज नहीं देंगे, और जो दहेज लेगा उससे हम शादी नहीं करेंगे। प्रतिबंध, दहेज के ऊपर सरकार ने जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसको बिल्कुल प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि जो व्यक्ति दहेज लेगा उसे सजा वगैरह होनी चाहिए, जिससे कि यह जो प्रथा है, कुप्रथा, यह खत्म हो जाए। और लड़कों द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाना चाहिए, यानी लड़के जो पढ़े लिखे वो स्वयं निर्णय ले, वो स्वयं बोलना सीखे कि हमें जो है दहेज नहीं लेना है, और लड़कियां स्वयं बोलना सीखे कि हमें जो है दहेज लेने वाले लड़कों से शादी नहीं करना। तो इस तरीके से हम इस प्रकार से दहेज के कुप्रथा को हम समाज से हटा सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे का क्वेश्चन पेज नंबर 6 है और इसके ऊपर इस तरीके से दिया हुआ है कि 1-2 शब्दों में उत्तर लिखे, पाठ के आंगन में, है ना। पाठ के आंगन में से प्रश्न बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दुबली पतली कौन है, कमलाबाई की लड़की, ठीक है। 2 महीने से मायके में है, कौन है, 2 महीने से मायके में कमलाबाई की लड़की, सेम उत्तर आ जाएगा। कमजोर सी, कौन है कमजोर सी, कमलाबाई की लड़की, सेम आंसर, यानी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है कमलाबाई की लड़की। और चौथा क्वेश्चन है 2 महीने से यही है, कौन कहाँ है, यही है, मायके में, है ना। कहाँ है वो, कमलाबाई की लड़की मायके में। अब हम दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं कि कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई। तो कांति को जो है सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत क्यों नहीं हुई, क्योंकि मार्च का महीना होने से सर्वेश जो है वह इनकम टैक्स के टेंशन में घिरा हुआ था। मार्च एंडिंग रहता है, इनकम टैक्स का समय रहता है उस समय, तो वो उसके उस टेंशन में घिरा हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का बनता है, कांति ने कमलाबाई को 1000 रुपये दिए। क्यों दिए कांति ने 1000 रुपये, जबकि कमलाबाई ने तो बोला था ये कान के जो है ये झुमका जो है बेचकर मुझे पैसे दे देना, तो उसने 1000 रुपये क्यों दिए कांति ने, क्योंकि एक झुमके की कीमत 1000 रुपये थी। वह जानती थी, वो 2 झुमके लेकर आई थी, 2000 रुपये 2 झुमके के थे, तो एक झुमके की कीमत कितनी होगी, 1000 रुपये। इस हिसाब से उसने उसको 1000 रुपये दिए थे, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, संजाल पूर्ण कीजिए। झुमका ढूंढने की जगह है ना, किसकी जगह पर उसने झुमके को ढूंढा, तो बिस्तर के नीचे ढूंढा, है ना। उसके बाद में अलमारी में बिछे हुए कागजों के नीचे, यानी अलमारी के हर एक खाने में रखे हुए कागजों के नीचे उसने ढूंढा, घर का हर कोना कोना ढूंढा और अलमारियों में ढूंढा, है ना। इस तरीके से उसने जो है झुमके ढूंढे, वो ये जगह थी। उसके बाद में आकृति पूर्ण कीजिए में झुमके की विशेषताएं हमें बताना है। तो झुमके की विशेषताएं क्या थी, एक तो कम कीमत थी उस झुमके की, दूसरे वो झुमके बड़े सुंदर थे, तीसरे एक नज़र में मन को भा जाए ऐसे थे, और दिखने में कैसे थे, भारी दिखने वाले थे, है ना, भारी दिखने वाले ये झुमके थे, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न इस तरीके से है कि रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। अब रेखांकित शब्द यानी क्या, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसको रेखांकित शब्द बोलते हैं। इसके विलोम यानी इसके अपोजिट हमको लिखना है। तो विश्वास है, तो विश्वास का अपोजिट क्या हो जाएगा, अविश्वास। और फिर वो जो अविश्वास शब्द हमने बनाया है उससे हमको एक वाक्य भी बनाना है। तो कांति को जो है कमला पर विश्वास था, विश्वास का अपोजिट अविश्वास। हम इसी को लिख सकते हैं कि कांति को कमला पर अविश्वास था, है ना। या अविश्वास, किसी पर भी अविश्वास करना बुरी बात
होती है ना। ये भी लिख सकते हैं हम, बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। मुश्किल, मुश्किल का अपोजिट हो गया आसान। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरे इस लेसन के क्वेश्चंस इतने आसान थे कि मैं उसे बड़े इतने मुश्किल थे फिर भी मैं उसे बड़े आसानी से कर पाई, है ना। तो आसान उसके अंदर आ गया। फिर दुकानदार रमा का परिचित था, तो परिचित का अपोजिट हो गया अपरिचित। अब हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि दुकानदार रमा का परिचित था, हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं कि अपरिचित व्यक्ति के लिए दरवाज़ा अचानक से एकदम से नहीं खोलना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो कृतज्ञ का जो अपोजिट होता है वो कृतज्ञ होता है। अब यहाँ पे वाक्य क्या है, हमें सदैव अपने लिए किए गए कामों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब कृतज्ञ का अर्थ क्या है, उपकार मानना, है ना। यानी अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य किया है तो हमें उसका जो है उपकार मानना चाहिए, उसके प्रति जो है हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अब उसका अपोजिट क्या हो गया, कृतज्ञ हो गया। कृतज्ञ यानी हमें अगर कोई हमारे लिए अच्छे कार्य करे तो हमें उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, न कि कृतघ्न, है ना। ये हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। और कृतज्ञ यानी क्या होता है, कृतज्ञ यानी होता है उपकार न मानना किसी का, है ना। यहाँ पे एक सीधी सी बात है, उपकार मानना और उपकार न मानना, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहावत ऐसी है कि उपकार कृतज्ञ और कृतज्ञ में क्या अंतर है, तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक कुत्ता जो होता है वो हमेशा कृतज्ञ होता है, क्योंकि उसे चाहे कितना भी डांट टपट दे वो हमेशा मालिक के पीछे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि वो उसके उपकार, मालिक ने उसके ऊपर किए हुए उपकार को जानता है, मानता है, इसलिए वो कृतज्ञ है। लेकिन अगर वही घर का जो दामाद है वो कैसा होता है, उसको बेटी भी दे दो और दान दहेज भी दे दो और सब कुछ कर दो, उसके बाद में भी वो क्या करता है, हमेशा अपना रोब भी दिखाता रहता है और उपकार बिल्कुल भी नहीं मानता, वह कृतज्ञ है ना। तो पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय, सूर्योदय का अपोजिट है सूर्यास्त। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सीधे सीधे हम बना सकते हैं, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि पाठ के आंगन से ये अच्छे से आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा ये जो मैंने आपको अभी ये पाठ के आंगन से कराया है, ये अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।